सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। चलिए आइए, आज हम लोग 22 नंबर सेशन देखने वाले हैं ना। और ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो बेहद ही आसान है। इस टाइप के क्वेश्चंस को देख करके आप समझ सकते हो कि हम लोग काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो इमेज दो प्रकार के, वाटर इमेज, मिरर इमेज। तो जैसा कि क्वेश्चंस पढ़ने का काम जरूरी होता है, जल प्रतिबिंब चाहिए, वाटर इमेज चाहिए। बी अपने जगह पे घूमेगा, ठीक है, सारे में है, डी को छोड़कर। आर अपने जगह पे पलटेगा, बी कैंसिल हो गया। ओ सेम रहेगा, डब्ल्यू पलटेगा, एस पलटेगा, ई पलटेगा। लेकिन आर को देखो, यहाँ पे आर जो है ना वो मिरर इमेज में पलट गया है। इसके लिए सी नंबर गलत हो गए और ऑप्शन नंबर ए जो है ना बाबू, यही हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट वन देखिएगा। देखिए इसमें पूछे गए हैं फिगर में कि सर वर्ग की संख्या कितनी है, वर्ग की संख्या कितनी है। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले क्या करो ना कि इस वाले पार्ट को काउंट कर लो। सबसे पहला काम क्या करोगे आप कि इस वाले पार्ट को काउंट करना। तो जब इस वाले पार्ट को काउंट करोगे तो आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टल बॉक्स की संख्या और वर्टिकल बॉक्स की संख्या जो है ना वो एक समान है। कैसे? तो देख लो, 1 2 3 4 इधर भी हैं और 1 2 3 4 इधर भी हैं। तो बाबू जब भी हॉरिजॉन्टल बॉक्स और वर्टिकल बॉक्स की संख्या एक समान हो तो यहाँ रूल अप्लाई करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो चार चको 16 9 25, 4 29, 1 30, यानी लाल वाले पार्ट में तो 30 मिल गए। अब 30 के बाद ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक छोटा सा बचा, तो ये 31 नंबर हुआ, ये हमारा 32 नंबर हुआ, ये हमारा 33 नंबर हुआ। और इसके मिलने से एक और वर्ग बना, यानी टोटल हमें 4 वर्ग और जोड़ने होंगे इसमें। तो 30 और 4 कितने जुट गए? तो इसमें टोटल 34 वर्ग जुट गए। अब देख लो 34 नंबर का वर्ग किसमें दिख रहा है, तो आराम से आंसर लगा सकते हैं इत्मीनान से कि सर 34 नंबर का वर्ग हमें सी में दिख रहा है। बहुत बढ़िया। जख्मी रेलवे एस्पायरेंट, बड़ा नाम खतरनाक रखे हैं जी। बाबू देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें पूछे गए हैं ना कि सर बता दो कि इसमें ट्रायंगल की कुल संख्या कितनी है। अगर थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात है, तो सबसे पहले देखो, अगर इस पार्ट में आप काउंट करोगे ना, इस वाले पार्ट में, तो इस वाले पार्ट में आपको 3 ट्रायंगल मिलेंगे, 1 2 और ये पूरा मिलकर 3। 3 के बाद देखो, ये छोटा वाला रहा 4, ये छोटा वाला रहा 5 और ये छोटा वाला रहा 6। तो ऑलरेडी अभी तक हम लोग 6 ट्रायंगल को देख चुके हैं। 6 के बाद देखो, अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखोगे तो इसकी संख्या रही 7, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखोगे तो इसकी संख्या हो गई 8, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखोगे तो इसकी संख्या हो गई 9 और इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखोगे तो इसकी संख्या हो गई 10। बस इतना ही पे रुक जाएंगे। यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो आराम से हम लोग आंसर किसको लगा सकते हैं, तो 10 को लगा सकते हैं और 10 ही हमारे लिए आंसर होंगे। अच्छा देखो, इस टाइप के फिगर में पूछा है वर्ग की संख्या, तो आज हम लोग क्या सीखे? वर्ग की संख्या निकालना पहले में देखा, दूसरे में हम लोगों ने ट्रायंगल देखा और तीसरे में फिर से हम लोग वर्ग देखने आ गए। तो ध्यान से समझोगे, अगर कोई एक वर्गाकार हम टुकड़ा लें और इसको अगर हम 4 भाग में काट लेते हैं तो 1 2 3 और 4 वर्ग तो बनेगा और ये टोटल मिलकर के फिर से एक वर्ग का निर्माण कर देगा। यानी कह सकते हैं कि सर इसमें तो 5 वर्ग बनने हैं। अब देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हैं? 6। तो जब एक में 5 बनेगा तो 6 में कितना बनेगा भैया? तो 5 6 30 बनेगा। जब एक में 5 बनेगा तो 6 में कितना बनेगा? तो 5 6 30 बनेगा। यानी डायरेक्ट आंसर हम लोगों ने लगा लिया कि सर इसके लिए आंसर जो है ना डी आपका, यही आपका सबसे स्ट्रांग और सबसे परफेक्ट आंसर है। क्या है बाबू? धीरेन्द्र कुमार जी, दीपक कुमार सर, चैप्टर बाय चैप्टर आपका क्लास नहीं है सर। बिल्कुल ऐप पे मेरी चैप्टर बाय चैप्टर क्लास मिल जाएगी, ठीक है, यूट्यूब पे नहीं है। एग्जाम का समय आने दीजिए, फिर हम लोग इसको जो है ना, ये जो भंडारा चल रही है आपकी, हम लोग एक दिन में एक टॉपिक खत्म किया करेंगे। बस आप कंटिन्यू जुड़े रहो, पहले अच्छे अच्छे क्वेश्चन से रूबरू हो लो। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ना, रुक्मणी पब्लिकेशन की 3200 वाली बुक है, ठीक है, मैं वहां से क्वेश्चन ही कलेक्ट करता हूं, जिससे आपका जो डिमांड था कि सर प्रीवियस पेपर चाहिए, तो अभी आप यहां हमसे प्रीवियस पेपर कर लो।
ठीक है। जैसे ही एग्जाम के डेट नजदीक आएंगे तो मेरी जो अपनी मटेरियल है ना, जिस मटेरियल को मैं फाउंडेशन बैच में पढ़ाता हूं, उसमें से रोज मैं 30 क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा, 40 क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा और एक दिन में एक टॉपिक को खत्म किया करूंगा। यानी लास्ट का जो निर्णायक 20 दिन होगा ना, उसमें हम लोग 20 टॉपिक को खत्म कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन देखोगे बाबू। अच्छा देखिए, तो बड़ा इजी से हम पकड़ सकते हैं। कहता है सर यदि किसी कूट भाषा में DECIDED डिसाइडेड को हमने 4 5, तो देखिए डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, सी का प्लेस वैल्यू तो बच्चा 3, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4, ई का प्लेस वैल्यू 5 और डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। यानी सिर्फ प्लेस वैल्यू को यूज कर रहा है, तो हम लोग भी यहाँ प्लेस वैल्यू को यूज करेंगे। तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, तो H, 5 के लिए E, 9 के लिए I, 7 के लिए G, 8 के लिए H, 2 के लिए B और 0 के लिए हम Z रख सकते हैं। 0 के लिए हम क्या रख सकते हैं, अच्छा 20 दिया है, 2 नहीं दिया है, 20 दिया है, तो 20 के लिए हमारा T हो जाएगा। देखिए तो HEIGH, HEIGHT ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। विनय जी का सही था, शिवानी का सही था, चंदन का सही था। 28 से एग्जाम है सर, क्या एलपी का? प्लीज नहीं बाबू, अभी 28 से एग्जाम की कहां बात हो रही है रे, कहां कहां से ये एक्स्ट्रा न्यूज सुन लेते हैं आप लोग। अच्छा ध्यान से देखिए, ये अच्छी क्वेश्चन है। क्या है बाबू, JINX है ना जी, और JINX को 5862 लिख रखा है। इसी प्रकार से ZEBU की बात करें तो ZUB को 4371 लिख रखा है। अच्छा किसका पूछ रहा है, तो FUZE का पूछ रहा है। ठीक है, क्या हो, अच्छा इसके लिए भी दे रखा है 9143 दे रखा है। अब कहता है सर बतला दो जून को कैसे लिखोगे। तो कोडिंग डिकोडिंग है। सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें चेक करना है कि सिस्टम प्लेस के अकॉर्डिंग है कि सिस्टम विदाउट प्लेस के अकॉर्डिंग है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें भी Z है, इसमें भी Z है। Z के प्लेस पे 4 को मेंशन किया, Z के प्लेस पे 4 को मेंशन किया। इसी तरह इसमें भी E है, इसमें भी E है। E के प्लेस पे 3 को मेंशन किया, E के प्लेस पे 3 को मेंशन किया। यानी हम लोग 100% कह सकते हैं कि सर सिस्टम जो है ना वो प्लेस के अकॉर्डिंग रन कर रहा है। तो J के लिए क्या रन करेगा, तो 5 रन करेगा, यानी 5 लिखेंगे। U की बात करें तो U के लिए 1 लिखेंगे। N की बात करें तो N के लिए हम 6 लिखने वाले हैं और E के लिए हम 3 लिखने वाले हैं। यानी 5163 चाहिए। 5163 ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता देखने को मिला है। तो आंसर हमारे लिए जो है ये ऑप्शन नंबर सी जाएगा। सही है। देखिए जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं या जो बाद में वीडियो को देखेंगे, मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि इस टाइप के जो भी प्रश्न होते हैं, इस टाइप के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कोशिश यही करना है कि अभी ही आदत डाल लो मुंजवानी बनाने की, क्योंकि एट ए टाइम आप एग्जाम में मुंजवानी नहीं बना सकते हो। अभी बहुत सारे बच्चे डरते हैं कहीं मुंजवानी बनाने में गलती तो नहीं होगी। तो बाबू जब आदत में आओगे ना तो गलती नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से देखोगे। कहता है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है। तो किसने कहा बाबू, गीता ने कहा। किसकी ओर इशारा, तस्वीर की ओर। वह यानी तस्वीर, मेरी, मेरी यानी गीता की। तो गीता की नानी की इकलौती बेटी है, तो गीता के नानी की इकलौती बेटी तो उसकी माँ होगी ना। तो वो किसकी ओर इशारा कर रही है, तो उसकी माँ की ओर इशारा कर रही है। यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 7 के लिए आंसर क्या रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए रखेंगे। अब सोचिए, मैं किसी को इशारा करते हुए कह रहा हूं कि वो मेरे माँ की इकलौती बेटी है, तो मेरे नानी की इकलौती बेटी है, तो मेरे नानी की इकलौती बेटी तो मेरी मम्मी कहलाएगी। तो आंसर हो गया माँ। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले एक तस्वीर बनाते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा वह मेरी, मेरी नानी की। तो नानी का मतलब मेरी मम्मी की मम्मी, मेरी नानी की कैसी बेटी है, तो नानी की इकलौती बेटी है, नानी की इकलौती बेटी है। ठीक है,
तो नानी की इकलौती बेटी जैसे ही हो गई, इसका मतलब है कि मेरी माँ और यह महिला दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। और जब ये दोनों सेम हो गई तो पूछ रहा है वो किसकी तस्वीर की ओर इशारा कर रही है, तो गीता अपने माँ की तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। इतना करने की जरूरत है ही नहीं, आप इत्मीनान से इसको बना सकते हो, मुजवानी ही बना सकते हो। नेक्स्ट वन देखोगे, कहता है एक घर में 6 लोग हैं, LMNOP, 2 4 2 6 लोग रहते हैं। NQ की बहन है, चलो ध्यान से समझोगे। N बहन है तो लड़की है, और किसकी बहन है, तो Q की बहन है, तो Q पैरेलल लाइन पे आएगा। अब कहता है कि M P के पति का भाई है, इससे बिल्कुल अलग हटके बनेगा कि M जो है वो किसके, तो P के पति का भाई है, इसका मतलब P महिला है। O L के पिता है, अब फिर इससे अलग हटके बनेगा, O पिता है, किसके पिता है, L के पिता। देख लो अभी तीनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं जुड़ा है, अभी तीनों में कोई संपर्क नहीं जुड़ा है। अब कहता है और Q का दादा है, तो और किसके लिए, तो सर O के लिए, यानी O जो है ना वो Q का दादा है, तो O को Q का दादा होने के लिए पहले Q के पिताजी को ढूंढना होगा और उसके ऊपर O रखेंगे तब वो दादाजी होगा। फिर कहता है इस समूह में 2 पिता हैं, 1 माता है और 3 भाई है, तो इस समूह में पिता की संख्या कितनी है, 2 है, तो 1 पिता यहाँ 1 पिता यहाँ मिल गया। अब देख लो हम यहाँ पिता किसको बना सकते हैं, तो इस प्लस को, यानी ये महिला हो गई और यहाँ पे ये M हो गया। ठीक है, अब बताइए O के नीचे L है ना, तो यहाँ हम L को पिता बना सकते हैं, तो Q का पिता L और L का पिता O, यानी परिवार में 2 पिता मिल गए, 1 माता, तो N और Q की माता कौन है, P, तो 1 माता मिल गई। अब कहता है 3 भाई, तो 1 भाई यहाँ रहा, 1 भाई यहाँ, 2 भाई, अगर Q को लड़का बना दे तो 1 2 3 भाई मिल जाएंगे। तो पूछता है P का पति कौन है, तो P का पति L है, और L किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर A में दे रखा है, तो आंसर हम लोग किसको लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर A को लगाएंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने वाली बात थी, अगर थोड़ी सी सावधानी हट जाती तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते कि किसको किसके साथ जोड़ना है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा नेक्स्ट देखो, श्री अमरदीप अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू करते हैं और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो ये दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर की, 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। फिर बाएं मुड़ते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, सिटी सेंटर पहुंचते हैं, फिर वामावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ते हैं, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ेंगे, यानी वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करेंगे, और कितना मूव करेंगे, तो 8 किलोमीटर। और सिटी पैलेस पहुंचकर, सिटी पैलेस से वो बाएं मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर, सिटी पैलेस से बाएं मुड़ करके कितना सफर होता है, तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने घर पहुंच जाते हैं। तो ये अमरदीप का ऑफिस था और ये अमरदीप का घर था। पूछता है अमरदीप का कार्यालय सिटी सेंटर और उसके घर से क्रमशः किस दिशा में है। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपने कार्यालय से जब ड्राइव करना शुरू किया था तो दक्षिण की ओर मुड़ के जब यहाँ पहुंचा था तो यहाँ सिटी सेंटर था। अब सिटी सेंटर से जब वो फिर से मुड़ा था और 8 किलोमीटर बाएं मुड़ा था तो ये सिटी पैलेस पहुंचा था। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं, अमरदीप का कार्यालय सिटी सेंटर और उसके घर से क्रमशः किस दिशा में है। तो इसका कार्यालय अगर सिटी सेंटर से हम देखने जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट में है, बोलो है कि नहीं, और अगर उसके घर से देखने जाएंगे तो वेस्ट में है, यानी हमारा आंसर नॉर्थ वेस्ट और बेस्ट आने वाला है। तो देख लो, तो नॉर्थ वेस्ट और बेस्ट किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही सही होगा। तो देख लो, अब क्वेश्चंस का रेंज समझो, पहले क्वेश्चन पूरा घुमा देता था और एक ही क्वेश्चन पूछा करता था, लेकिन अब एक ही साथ क्या कर रहा है ना कि 2-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी आपको 2-2 डायरेक्शन से रूबरू होना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। इसका मतलब है कि भैया बनाने के बाद भी आपको दिमाग खर्च करने हैं। अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो डायरेक्ट वहां कहोगे पश्चिम की ओर, तो इसमें भी पश्चिम इसमें भी पश्चिम, यानी यहाँ थोड़ी सी सावधानी हटी ना तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छा मार्क्स देंगे और कहेंगे अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा देखो तो ध्यान से यहाँ, अच्छा बताओ, अगर हम 21 में 9 माइनस कर ले तो 12 बचेगा क्या,
और 12 में 3 जोड़ दे तो 15 का स्क्वायर 225, और 6 में 4 माइनस कर ले तो 2 बचा, 2 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, तो 14 में अगर हम 2 माइनस करें तो 12 3 15 का स्क्वायर 225 नहीं, 7 बचा, 7 में 3 जोड़ दे तो 10 का स्क्वायर नहीं, इधर स्क्वायर नहीं है, यानी कोई और चीज सोचना होगा। अच्छा देखो तो 11 9 30 का आधा 15 का स्क्वायर, 6 4 10 का आधा 5 का, देख लो दूसरा रूल मिल गया। 21 और 9 को हमने जोड़ा तो ये टोटल हो गए 30, और 30 का आधा कर दिया तो ये हो गए 15, और 15 का स्क्वायर कर रखा है हमने तो ये हो गए 225। अब हमें इस वाले लॉजिक से खोजना है, क्योंकि पहला लॉजिक जो हम लोग लगाए उसमें हम लोग विफल रहे हैं, तो हम दूसरे लॉजिक को चलते हैं। देखो तो 14 और 2 कितने, 16, 16 का आधा 8 8 8 64, ए नंबर आंसर हो गया। 14 प्लस 2 को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू कितना बनेगा 16, और जो वैल्यू बना उसका आधा किए तो वैल्यू का आधा मान आया 8, और 8 का स्क्वायर हमने चढ़ा लिया तो 8 8 हो गए 64, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए परफेक्ट आंसर है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत था, जो हमने सोचा था कि 21 में से 9 घटाया तो 12 बचे, 3 जोड़ करके 25 25, 15 का स्क्वायर 225 कर लिया, तो उस वाले से ऑप्शन ही नहीं मिल रहे थे, फिर दूसरा लॉजिक अप्लाई किया तो इस वाले से हमें आंसर मिल गए। अच्छा ध्यान देखो तो 3 से 15 होने का मतलब है कि पीछे से चलो 5 से गुना, और 60 होने का मतलब है 15 चको 60, और 180 होने का मतलब है 3 से गुना। इसका मतलब अब कितने से, तो सर 2 से गुना कर दो, तो 2 से गुना करोगे तो 360 आएंगे, और फिर किससे, तो सर 1 से गुना कर दो तो 360 मिल जाएंगे, यानी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए परफेक्ट और उचित आंसर है। आगे चले। अच्छा ध्यान से देखिए, पहले घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, तो मैंने बार बार क्लासरूम में कह रखा है कि जब भी सीरीज ऐसा रिएक्शन दिखाने लगे कि वो बड़ा छोटा होने लगे, आप समझ जाना कि वो अल्टरनेट सीरीज है। और देखो अंत तक जाते जाते बहुत बड़ी मान हो गई, तो इसको अल्टरनेट के वे में आप बनाओगे। देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो 5 से 6, ठीक है, मिल गया 6। अब आपको एक्स्ट्रा काम करने का कोई जरूरत नहीं था। आप बोलोगे सर दूसरा सीरीज कैसे चल रहा है, तो देखो तो दूसरा सीरीज यही रन कर रहा है ना, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर हम यहां 0 का स्क्वायर कर दे तो 0, और +1 कर दे तो 1, इसी तरह अगर हम 1 का स्क्वायर करके +1 कर दे तो 2, इसी तरह से हम 2 का स्क्वायर करके +1 कर दे तो 5, इसी तरह से हम 5 का स्क्वायर करके +1 कर दे तो 26, यानी अब क्या करना है कि 26 का स्क्वायर करके प्लस करना है। तो 26 का स्क्वायर आप जानते हो कि कितने होते हैं, तो 676 होते हैं, और +1 जुट जाएगा तो 677 होगा। अब देखो ये काम जो एक्स्ट्रा हम करेंगे ना, तो ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमें सीरीज में एक ही चीज पकड़ना था, हमें सीरीज में एक ही चीज पकड़ना था, और हमने 1 2 3 4 5 6 पकड़ लिया। तो दूसरे वाले में क्या सही हो रहे हैं क्या गलत हो रहे हैं उससे हमें मतलब ही नहीं रखना है। लेकिन आप बच्चे इतना काम करते हो फिर जाकर, तो ये काम जो आपने किया ना एक्स्ट्रा, इसमें आपने अपना 10 सेकंड 15 सेकंड बेस्ट किया। तो ऐसा काम मत किया करना। जब भी अल्टरनेट सीरीज आपको मिले ना, तो बस देख लेना कि जिसकी डिमांड है हमको सिर्फ उससे मतलब है, और बाकी अदर से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। तो आंसर हमारे लिए ऑलरेडी पहले ही निकल करके 6 आ चुका था। गुड इवनिंग बाबू रविरंजन कुमार जी। अच्छा देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे। कहता है सर एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रम से, यानी क्रम से, तो क्रम में पहला दीप्ति बाईं ओर से 14 है और दाईं ओर से 9वां है। ये दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो मोहन दाईं ओर से 21वां होता है। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो दो चीज ज्ञात करने हैं आपको, कुल व्यक्तियों की संख्या भी ज्ञात करनी है और इसके दोनों ओर से स्थान भी ज्ञात करने हैं। तो ध्यान से समझोगे, लाइन नहीं खींचना होता है, ठीक है। देखो पहले पंक्ति में कौन है, तो दीप्ति है, और दीप्ति किधर से है, तो सर लेफ्ट से है, कितने नंबर पे है, 14 पे है। और दूसरे नंबर पे कौन है, तो मोहन है, और मोहन किधर से है, तो सर राइट से है, और राइट से कितने पे है, 9 पे है। अब ये दोनों ने अपना स्थान बदला, तो स्थान बदलने के बाद देख लो, अब मोहन का स्थान दे रखा है, किधर से दे रखा है सर, तो राइट एंड से दे रखा है, और कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। ध्यान से समझोगे, सारा गेम यही चलता है।
सारा गेम बस इतने में ही क्लियर हो जाएगा। अब देखो उसने क्या क्या पूछा है। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, तो अगर हम देखें तो मोहन जो दाईं ओर से पहले 9 था वो 21 पे चला गया। ठीक है, तो 9 वाला बंदा जब 21 पे जा रहा है इसका मतलब है वो 12 घर आगे बढ़ जा रहा है। तो जब मोहन 12 आगे बढ़ा है तो दीप्ति भी कितना आगे बढ़ जाएगी, तो 12 घर आगे बढ़ जाएगी, यानी 12 12 24 और 2 26। तो पहला आंसर हमारा 26 चाहिए। अब दूसरा देखो, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो जिसके बारे में 2 बार कहा गया है, टोटल निकालना हो ना, टोटल। तो जिसके बारे में 2 बार कहा गया है उसके दूसरे वाले डाटा को पकड़ लो, और जिसके बारे में केवल 1 बार कहा गया है उसके वाले डाटा को पकड़ लो। दोनों को जोड़कर और आप 1 माइनस कर लेना, आपको टोटल मिलेंगे। तो देखो 4 1 कितने 5 और 2 1 कितने 35 में से 1 चला गया यानी 34 हो गए। तो 26 और 34 चाहिए। 26 34 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब फिर देख लो बच्चे, यहां दोनों आंसर निकालोगे, जबकि दोनों में से कोई भी एक भी आंसर निकाल लेते ना तो सारे ऑप्शन में वेरिएशन था, लेकिन आप रुकते ही नहीं हो। जब तक पूरा आंसर नहीं निकलेगा आप ऑप्शंस को देखोगे ही नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन में भी 2 2 आंसर पूछे गए, नहीं टाइम टेकिंग करने की कोशिश करी गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन से बचो। 2 आंसर पूछे गए हैं, एक भी सेटिस्फाइड कर गया और एक ही ऑप्शन में है तो हम उसको आगे सोचेंगे ही नहीं, 10 सेकंड 12 सेकंड पहले ही बनाकर हम लोग निकल जाएंगे। तो इस वाले टाइप में अब लाइन मत खींचा करो, बिना लाइन खींचे भी आप बनाओगे, इस तरह से लिख के भी बनाओगे ना तो बहुत आसानी से बनेगा। तो देखिए जितना एक व्यक्ति आगे या पीछे जाएगा उतना ही दूसरा व्यक्ति भी आगे पीछे जाएगा। टोटल निकालने के लिए जिसके बारे में 2 बार कहा गया है उसके दूसरे डाटा को पकड़ लो, और जिसके बारे में केवल 1 बार कहा गया है उसके डाटा को पकड़ लो। दोनों को जोड़ करके और 1 माइनस कर लो, आपके टोटल निकल करके सामने आते हैं। इस कॉन्सेप्ट से कुछ दिन प्रैक्टिस करो, फिर आप मुंजवानी बनाने लगोगे। आप कहोगे सर ने ऐसा सिखा दिया है कि पेन उठाने की भैया जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए लड़कियों की एक पंक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। रमा बाएं से 15वें स्थान पर और सालू दाएं से 8वें स्थान पर, यानी रमा बाएं छोर से गई और 15 स्थान कैप्चर की, सालू दाएं छोर से जाके 8 स्थान कैप्चर की। यदि सालू का स्थान बदलकर बाईं ओर 5 स्थान खिसकाया जाता है तो सालू कहां से है बाबू, तो दाईं ओर से 8वां है। जब उसको बाएं खिसकाएंगे तो 8 4 12 1 13 यानी 13वें स्थान पे चली जाएगी, तो वो रमा के ठीक बाईं ओर बगल में होती है। तो रमा बाईं ओर से केमी है 15वीं, अब ये बाईं ओर से कितनी आ गई 14 आ गई, तो एक तरफ से 14 हो गया और एक तरफ से 13 हो गया, तो कितने हो जाएंगे। तो पूछता है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां, तो सोचने वाली बात है। उधर से पोजीशन हमारा 14 निकला और इधर से पोजीशन हमारा कितना निकला, तो 13 निकला। तो 13 13 26 1 27 स्थान आ जाने चाहिए। कितने स्थान आ जाने चाहिए, तो 27 स्थान आ जाने चाहिए। देखिए अच्छा वाला क्वेश्चन था। लड़कियों की एक पंक्ति है, ध्यान से समझोगे, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। अब कहता है कि सर रमा बाएं से 15वें स्थान पे है, तो अगर हम 15वें स्थान पर जाते हैं तो हमारी मुलाकात रमा से होती है। और फिर कहा और सालू दाएं ओर से सर 8वें स्थान पे है, सालू दाएं ओर से कितवें स्थान पे है, तो सर 8वें स्थान पे ये सालू थी। ठीक है, अब कहता है ना यदि सालू का स्थान बदलकर उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाया जाए, तो सालू को हमने कितना स्थान खिसकाया, 5 स्थान, 1 2 3 ये 4 और ये 5 स्थान। अब सालू को यहां रख लिया, तो कहता है कि खिसकाया जाता है तो वो रमा के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी जहां रमा थी ना उसके बाईं ओर ठीक बगल में। तो रमा के बाईं ओर ठीक बगल में जाएगी तो इसका पोजीशन बायां ओर से 14 होगा, लेकिन इस ओर से चले तो 8 है, तो 9 10 11 12 13 होगा। इस ओर से कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, अब देखिए तो टोटल आंसर 26 आने चाहिए जी, 26 तो है नहीं। तो वह रमा के बाईं ओर ठीक बगल में होगी। तो पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी खड़ी है, 8। कितना खिसकाए हैं हम लोग, 5 स्थान खिसकाकर खड़ा किया जाए, 1 2 3 4 5 स्थान खिसकाकर खड़ा किया जाए तो 8 है, तो 9 10 11 12 13 हो जाएगा। 13 13 26 इसका आंसर होना चाहिए था बाबू।
आंसर इसका कितना होना चाहिए था, 26 होना चाहिए था। ध्यान से देख लो। देखो अब फुल एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 किसका पोजीशन है, तो रमा का पोजीशन है। कहां से, बाएं से। अब कहता है कि सालू का स्थान दाएं से सर 8 है। सालू का स्थान दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये सालू का पोजीशन है। ध्यान से देखोगे। अब कहता है कि यदि सालू का स्थान बदलकर उसे बाईं ओर 5 स्थान खिसकाया जाए, तो अगर हम इधर जाते हैं तो ये सालू का राइट होगा, और इधर जाते हैं तो सालू का लेफ्ट होगा। तो सालू को कितना स्थान खिसकाए हैं, 5 स्थान। तो वो रमा के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी ये वाला पोजीशन सालू कैप्चर करेगी। और यहां पहुंचने के लिए सालू को कितना खिसकाना पड़ेगा, तो यहां पहुंचने के लिए सालू को 5 स्थान खिसकाना होगा। कितना, 5। तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 4 और ये 5 स्थान खिसकाया। अब सालू यहां आ चुकी है। तो बताओ, जब ये वाली पोजीशन इधर से 15 रखी गई है, तो ये वाली पोजीशन जो है वो इधर से कितनी हो जाएगी, तो 14 हो जाएगी। ये वाली पोजीशन 8 है, तो 9 10 11 12 और ये 13, यानी अब इसका पोजीशन इधर से 13 हो गया। तो एक तरफ से पोजीशन 14 हो गया, एक तरफ से 13 हो गया, और -1 करेंगे ना, क्योंकि एक ही पोजीशन को हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो ध्यान से देख लो, 4 3 कितने हो गए, 7 हो गए, 1 1 2 हो गए, 27 में से 1 माइनस करोगे तो पोजीशन तो 26 ना आने चाहिए, क्योंकि उसने पूछा है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां खड़ी हैं, तो पंक्ति में बाबू कुल 26 लड़कियां ही खड़ी हैं। देख लो प्रॉब्लम कहां पे था, ठीक है। तो कितनी लड़कियां खड़ी हैं, तो कुल 26 लड़कियां खड़ी हैं। अब पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 1 26 लड़कियां ही खड़ी हैं। तो आंसर इसका 26 कर लोगे। ऑप्शन सारे के सारे गलत है। देखिए तो सभी कबूतर डब हैं। जितना भी कबूतर है ना, ये सारा का सारा कबूतर क्या है, तो डब है। और सभी डब ओरियल रोल है, ठीक है। क्या है, तो ओरियल रोल है। अब देख लो क्या कहता है, सभी ओरियल रोल डब है। क्या सभी ओरियल रोल डब दिखते हैं, तो नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिखते हैं। सभी कबूतर ओरियल रोल है, तो देख लो सारे कबूतर ओरियल रोल दिख रहे हैं। तो हाँ सर, बिल्कुल सत्य है। यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे अच्छे से आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखोगे, सभी महिलाएं फूल हैं। अब मान लो हमारे पास जितनी भी महिलाएं थी, ये सारी की सारी महिलाएं क्या थी, तो फूल थी। और सभी फूल वृक्ष है, और जितने भी फूल थे ना, वो सारे के सारे फूल जो थे वो वृक्ष थे। कहता है सर सभी महिलाएं वृक्ष है, तो बिल्कुल सभी महिलाएं फूल के अंदर है, और फूल जब वृक्ष के अंदर है तो सभी महिला वृक्ष के अंदर होगी। बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा देखो, सभी वृक्ष महिलाएं हैं। अच्छा बताओ, कुछ वृक्ष तो महिला दिख रही है, लेकिन सभी वृक्ष महिला नहीं दिख रही है, तो दूसरा गलत हो गया। यानी केवल ए अनुसरण करता है एक, और केवल एक किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अच्छा ध्यान से देखोगे, कहता दी गई आकृति में एक घन के 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। कौन सा रंग उस फलक के विपरीत पर होगा जिस पे काला लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ढूंढो काला कहाँ लिखा हुआ है। तो देखो काला यहाँ है ना। इसको ब्लू भी जानता है और इसको येलो भी जानता है। अब कोई ऐसा डाइस ढूंढो जिसमें ब्लू और येलो दोनों एक साथ हो। तो देखो इसमें येलो, इसमें येलो, इसमें ब्लू मिला, छोड़ दो। अब यहाँ पे आओ, यहाँ भी काला है। अब देखो काला को कौन जानता है, तो पिंक और येलो जानता है। अब एक साथ ढूंढो, पिंक और येलो है क्या एक साथ, तो नहीं सर, पिंक और येलो एक साथ नहीं दे रखा है। इसका मतलब बाबू 2 कॉमन हमें मिल ही नहीं रहा है। तो जब 2 कॉमन ना मिले तो एक कॉमन से काम चलाएंगे। तो देख लो इस दोनों की अगर हम बात करें, कंपेयर करें, तो दोनों में ब्लू कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, तो सर ब्लू कॉमन है। ब्लू से ब्लैक आने के लिए हमें एंटी क्लॉक घूमना होगा।
तो ब्लू से अगर एंटी क्लॉक घूमेंगे तो ऑरेंज मिलेगा। ऑरेंज किस में दे रखा है, तो सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखोगे सबसे पहला काम क्या करना होता है कि दो कॉमन ढूंढने होते हैं। अगर दो कॉमन नहीं मिल सका तब हम लोग एक कॉमन से काम चलाते हैं, और अगर दो कॉमन मिल जाते हैं ना तो हम लोग उसी से अपना आंसर श्योर एंड सर्टेन लगा लेते हैं। अच्छा देखो, ईर्ष्या यानी जिसको जेलेसी कहते हैं, भय यानी जिसको डर कहते हैं, भावना, तो भय भी एक प्रकार का भावना ही है और ईर्ष्या भी एक प्रकार का भावना ही है। ठीक है, खुशी, भय, उदासी, ये सब क्या है, तो एक प्रकार का इमोशन, भावना है जो हम लोग दूसरे को दिखाते हैं। तो आंसर किसको पर्याप्त लगाएंगे, तो सी को। ये पूरा क्या हो गया, तो भावना हो गया। और भय भी एक प्रकार का भावना है और ईर्ष्या यानी जेलेसी भी एक प्रकार का भावना है। तो ईर्ष्या और भय दोनों भावना के ही हिस्से हैं, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर किसको लगाएंगे, तो सी को लगाएंगे। शिवानी का आंसर सही था। चंदन, विनय, बहुत बढ़िया बाबू। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखिए एक सर्किल वाणिज्य के लिए दिया गया, अब वही एक सर्किल अर्थशास्त्री के लिए और एक सर्किल दिए गए गणित के लिए। यानी अगर टोटल देखें तो 3 प्रकार के वेन को यहां जनरेट किया गया है। अब प्रश्न देखो क्या कहता है, उन छात्रों की संख्या कितनी है जो वाणिज्य और अर्थशास्त्र दोनों में नामांकित है लेकिन गणित में नामांकित नहीं है, यानी गणित वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और बाकी वाणिज्य और अर्थशास्त्री वाला हिस्सा चाहिए। तो वैसा हिस्सा हमें कहाँ दिख रहा है, तो बस एक ही डिजिट दिख रहा है, वो है 45। अब देख लो 45 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आज के बाद कोशिश यही करना कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना कि भैया मांग क्या रहे हो। जो मांग रहे हो हम उस वाले वेन से मतलब रखेंगे, और जो नहीं मान रहा है हमको उस वाले वेन से मतलब नहीं रखना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, 30 सेकंड का समय ले लो, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बनाकर दिखाओ। 20 का सी 41। अच्छा आप लोग तो पहले से भी बना के बैठे हुए हैं ना, पीडीएफ तो टाइम पे पहुंच रही है। चंदन पहले से बना के बैठे हुए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप लोग पहले से बनाकर बैठते हो, तो यहाँ बहुत आसान हो जाता है। जो चीजें आपके रेंज से बाहर हैं आप उसको देख लो, समझ लो, ध्यान से देखो। वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना कि इधर इधर के माया जाल में फंसे रहते हैं। ठीक है, इधर इधर के माया जाल में, लेकिन वो क्या कर रहा है ना कि इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है और इस वाले को प्राप्त कर रखा है। जैसे अगर हम 9 और 8 को जोड़ दें तो देख लो 17 मिल जाएगा क्या, फिर इन दोनों को जोड़ेगा और इन दोनों को जोड़ेगा तो ये प्राप्त करेगा। अगर हम 17 और 8 को जोड़ लें तो हमें 25 मिलेगा क्या। इसका मतलब अब इन दोनों को जोड़ेगा एक साथ और इन दोनों को जोड़कर जो फल मिलेगा उसको यहाँ दिखाएगा। तो वो 25 में कितना जोड़ेगा, तो सर 25 में 16 जोड़ेगा। तो देखो तो 25 में 10 जोड़ा 35, और 35 और 6 कितने हो गए, 41 हो गए। यानी यहाँ वैल्यू कितना चाहिए, तो 41। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए ना। तो 41 में अगर हम लोग 8 को ऐड करते हैं तो देख लो 49 मिल जाएगा क्या, तो हाँ सर मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज पीडीएफ टाइम पे मिला है बाबू, उसी टाइम पे रोज पीडीएफ पहुंचता है। ठीक है, आपके टेलीग्राम चैनल पे हो सकता है बहुत सारे मैसेज आते होंगे जिसमें आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन वही आधा घंटा 45 मिनट जो आगे पीछे जाता है, लेकिन उस समय पे आपका पीडीएफ जो है ना वो हमेशा पहुंच जाया करता है। देखिए ये वाली क्वेश्चंस को हम कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चंस है, क्योंकि इसको अक्सर देख करके हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ का पहले अंतर फाइंड करेंगे। 1 का अंतर है, फिर 9 का अंतर है, फिर इतना का अंतर है, अगला अंतर क्या होगा, जबकि अंतर पे है ही नहीं, बस ऊपर वाले को ऐड किया नीचे लाया,
फिर ऊपर को ऐड किया, नीचे लाया। तो बस इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने में ही बच्चे को कम से कम 20-30 सेकंड तो लग ही जाएंगे। जैसे ये वाली क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छी क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं तो आप कह सकते हो कि सर हर लेवल का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये भी आपके देख लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 को पहले है ना 2 से बड़ा कर दिया, तो 6 दूना 12 हो गए। अब फिर जो 12 हुआ ना, इसको फिर 2 से गुना कर दिया, तो 12 दूना 24 हो गए। और फिर से उसने कुछ नहीं किया, 24 को भैया लो फिर से 2 से गुना कर दिया, तो 24 दूना 48 हो गए। सेम प्रोसेस अप्लाई किया, 8 को 2 से 4 को 2 से गुना किया तो 8, 8 को जब 2 से गुना किया 16, और 16 को 2 से गुना किया तो 32। तो देख लो 12 को 2 से गुना करके 24 तो प्राप्त कर चुका है। अब अगर हम यहाँ 3 को 2 से गुना करवाएं तो 3 दूना 6 मिलेंगे, और 6 को फिर हम लोग 2 से गुना करवाएं तो 12 मिलेंगे। इसका मतलब इस वाट के प्लेस पे 6 रखना होगा, और 6 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही सबसे सुटेबल और सबसे परफेक्ट आंसर होंगे। देखिए कहता है सर 7 डब्बे हैं, पी क्यू आर एस टी यू भी को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। तो देख लो ध्यान से समझना, कितने डब्बे हैं, 7 डब्बे एक के ऊपर एक रखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना जिसमें ऊपर नीचे की बात की जाए, तो सबसे पहले ऐसे ढांचा बना लेना, फिर गेम आसान होता है। एक क्लू मिलेगा, वो क्लू यहां रखोगे और ऊपर से नीचे तक सारे सज जाएंगे। अब देखो क्या कहता है, आर के नीचे केवल 3 डब्बे रखे गए हैं। तो बताओ आर के नीचे जब केवल 3 डब्बे रखे गए हैं, इसका मतलब है आर को 4 नंबर प्लेस पे प्लेस किया गया है, इसीलिए इसके नीचे केवल 1 2 और 3 डब्बे रखे गए हैं। फिर कहता है एस क्यू के ठीक नीचे है। तो एस जो है ना बाबू वो किसके ठीक नीचे है, तो क्यू के ठीक नीचे है। तो देख लो क्यू एस क्यू एस क्यू एस क्यू एस, 4 प्लेस बनेंगे, अभी छोड़ दो। भी टी के ठीक नीचे है। अब भी जो है ना वो किसके ठीक नीचे है, तो टी के ठीक नीचे है। तो जब क्यू और एस के लिए 4 प्लेस बना है, तो टी और भी के लिए भी 4 प्लेस बनेगा, छोड़ दो। फिर कहता है पी क्यू के ठीक ऊपर है, और पी जो है ना वो क्यू के एकदम जस्ट ऊपर है। तो अब बताओ ये पी क्यू एस या तो ऊपर आ सकता है या तो पी क्यू एस नीचे आ सकता है। एस ऊपर से तीसरा डब्बा है। अब लो, अब उसने चाबी खोल दी कि सर एस ऊपर से केमा डब्बा है तो तीसरा है। तो एस के जस्ट ऊपर किसको आना है, क्यू को, और क्यू के जस्ट ऊपर किसको आना है, पी को। अभी भी टी और भी के 2 कंडीशन, 5 6 पे या 6 7 पे। आगे चलते हैं। टी आर के ठीक नीचे नहीं है। अब टी जब आर के ठीक नीचे नहीं है तो टी को 6 नंबर पे रखना होगा, और टी के जस्ट नीचे भी आता है। अब एक डब्बा बचा हुआ है बेचारा यू, यू को आपने रख दिया, और आपकी अरेंजमेंट जो है वो एक अटेम्प्ट में कंप्लीट हो गई। क्वेश्चंस क्या पूछे गए, नीचे से तीसरा डब्बा कौन है, तो पहला दूसरा तीसरा, और नीचे से जो तीसरा डब्बा है ये ऑप्शन नंबर डी में विराजमान है, यानी ऑप्शन हमारा डी जाएगा। तो देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना, पहले ये वाली नंबरिंग कर लेना जरूर, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। आप बच्चे ये नंबरिंग नहीं करते हो, जिसके कारण आपको समस्याएं आती है। तो पहले नंबरिंग कर लेना, क्वेश्चन बनाने फिर बहुत आसान होंगे। देखो ध्यान से समझोगे। 8 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी यू भी और डब्ल्यू एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 लोग कोने पर बैठे हैं और 4 लोग भुजा की मध्य में बैठे हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि एक वर्गाकार मेज हमने डिजाइन किया, और इस वर्गाकार मेज पे 8 लोगों को बैठा दिया, और बोला सर सारे लोग सेंटर को फेस किए हुए थे। अब देखो क्या कहता है, टी मेज के एक कोने पर बैठा है। तो टी मेज के एक कोने पर बैठा है, जहां आपकी मर्जी है वहां बैठा लो, ये कोना ये कोना ये कोना यह कोना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टी को मेज के एक कोने पे जरूर बैठा दो। फिर कहता है यू टी के दाईं ओर तीसरा है। तो टी तो सेंटर को देख रहा है, इसका दायां एंटी क्लॉक, तो पहला दूसरा तीसरा, यहां बच्चा कौन आया, तो यू आया। फिर कहता है एस भी के बाईं ओर बगल में है। तो देखो एस जब भी के बाईं ओर बगल में है ना, तो बहुत सारे ऑप्शन इसके खुल जाएंगे। तो कोडिंग कर लो कि एस जो है ना सर वो भी के बाईं ओर जस्ट बगल में है। फिर कहता है
टी भी के दाईं ओर दूसरा है, तो टी जो है ना वो किसके दाईं ओर, तो भी के दाईं ओर पहला नहीं दूसरा है। और आपको मालूम है भी के बाईं ओर बगल में एस को रखना है, तो आपने एस को रख लिया। कहता है केवल यू आर और पी के बीच में है, तो केवल यू किसके किसके बीच में है, तो आर और पी के बीच में है। तो या तो आर पी को हम यहां रख सकते हैं, या तो पी आर को हम यहां रख सकते हैं। केवल यू आर और पी के बीच में है, इससे स्पष्ट नहीं हुआ आर किधर और पी किधर। फिर कहता है केवल डब्ल्यू टी और आर के बीच में है, तो देखिए टी और आर को अब यहां रखना पड़ेगा और डब्ल्यू को यहां रखना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि केवल डब्ल्यू आर और टी के बीच में है। इसका मतलब पी और आर में से यहां आर का पोजीशन मिला तो यहां पी का पोजीशन मिलेगा। अब एक व्यक्ति और बचा हुआ है, वो देख लो कौन है, तो पी खत्म है, क्यू बचा हुआ है, क्यू को हम लोगों ने अरेंज किया और हमारा अरेंजमेंट जो है बड़ा आसानी से बन गया। पूछता है टी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो टी तो बच्चा सेंटर को देख रहा था, तो इसका बायां क्लॉकवाइज जाएगा, और टी के बाईं ओर क्लॉकवाइज जाने पे क्यू मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग ए को लगाएंगे। तो ए हमारा आंसर हो गया। रंजन यादव जी बी आंसर नहीं होगा, ए आंसर होगा। ठीक है, टी के दाईं ओर बगल में ना डब्ल्यू है, और इसने पूछा है टी के बाईं ओर, बायां का मतलब वो लेफ्ट जानना चाहता है, तो टी के बाईं ओर तो टी सेंटर को देख रहा है, तो ये इसका राइट ये इसका लेफ्ट, तो आंसर हमारा क्यू जाएगा, डब्ल्यू नहीं जाएगा। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए ये रीजनिंग की आदर्श बैच है, बिहार एसएससी वाले बच्चे, रेलवे वाले और अदर जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये आपको बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी और मात्र 199 के पे मिल जाएगी। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हैं जो वो कांटेक्ट कर रहे थे कि सर कोई ऐसी अपनी बैच बतलाओ जिसमें है कि पूरी की पूरी जो है वो रीजनिंग हमारी काम लाइक खत्म हो जाए और हम लोग आराम से एग्जाम को निकाल सके। तो देखिए इसमें बिल्कुल आपको लाइव वीडियो मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, अनलिमिटेड टाइम आप वॉच कर सकते हो, टोटल बोर्ड पीडीएफ मिलेंगे, स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे। ये बैच हमने 7 फरवरी से स्टार्ट करी थी और ये बैच आपकी 4 महीने चली है, कंटिन्यू क्रैश कोर्स है। ठीक है, 750 प्लस क्वेश्चंस है, आदर्श बैच के नाम से है। तो जिन बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम है तो इससे आपके 6 से 7 टॉपिक जो है ना वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 80 क्वेश्चन, किसी में 100 क्वेश्चन ऐसे करके बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किए गए हैं। तो जिनको नीड है या जो आपके मित्र बंधु को नीड है, जो चाहते हैं कि रीजनिंग अच्छा कर लेना चाहिए, तो आप इस बैच को परचेस करवा सकते हो उनको, या आप खुद भी परचेस कर सकते हो। अब देखिए क्या कहता है, पक्षियों की वो न्यूनतम संख्या में ज्ञात कीजिए जो नीचे वर्णित संरचना में उड़ सकते हैं, यह मानते हुए कि प्रत्येक पक्षी सूचीबद्ध की गई सभी शर्तों को पूरा करने के लिए केवल एक बार गिना जाएगा। यानी कि एक पक्षी को है ना केवल एक बार ही काउंट करना है। तो कहता है 2 पक्षी एक पक्षी के आगे खड़े, मान लो यह एक पक्षी है और इसके आगे 2 पक्षी खड़े हैं। ठीक है, फिर कहता है 2 पक्षी एक पक्षी के पीछे है। अब मान लो कि हम इसी को पकड़ करके हम इसको समझ ले कि वह एक पक्षी है, तो इसके पीछे 1 और 2 पक्षी है। फिर कहता है और एक पक्षी 2 पक्षी के मध्य में, तो देखो एक पक्षी 2 पक्षी के मध्य में है, यानी उसने मिनिमम की बात करी थी, तो मिनिमम यहाँ कितने हो जाएंगे, तो मिनिमम यहाँ 3 हो जाएंगे। मिनिमम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। जब आप पुरानी फिल्में देखना पसंद करते हो ना, तो पुरानी फिल्म में एक फिल्म है जिसका नाम है मेरा नाम जोकर, राज कपूर की मूवी है। ऐसे तो मूवी वो फ्लॉप कर गई थी, लेकिन उसके गाने बड़े हिट रहे थे। ठीक है, जिसके कारण ये फिल्म जो है ना बॉक्स ऑफिस पे अपने समय काल में बहुत चली थी। हाँ, राज कपूर की फिल्म है। ठीक है, नाम है क्या, मेरा नाम जोकर। उसमें एक सॉन्ग था, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। बस वही मेरा नाम जोकर से यहाँ उठा करके लाया और वहां क्या कहा गया, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। सेम काम यहां कर लिया। यहां कहा भैया 2 पक्षी जो है एक पक्षी के आगे है, 2 पक्षी एक पक्षी के पीछे है, और एक पक्षी के आगे और पीछे एक पक्षी है। तो भैया टोटल बताइए मिनिमम पक्षी कितने हैं। तो मिनिमम की बात करें तो मिनिमम बाबू 3 ही पक्षी हैं, एक पक्षी के आगे 2, एक पक्षी के पीछे 2 और एक पक्षी के दोनों ओर एक एक। ठीक है,
अच्छा देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। या तो आप दिमाग खर्च करो या तो फिर आप पूरा का पूरा लिख डालो। तो चलिए हम दोनों तरीके से आपको सिखा देते हैं, दिमाग भी खर्च करना सिखाते हैं और दोनों तरफ से लिखना भी सिखाते हैं। देखो कहता है ना, यदि 3 से 39 तक, यानी 3 को भी काउंट करना है और 39 को भी काउंट करना है, सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए तो कितने संख्याएं शेष बचे। तो पहले ऐसे देखो, अगर 3 से 39 तक हम सभी विषम संख्याओं को हटाएंगे तो बच जाएगा मेरे पास सम संख्या। वो सम संख्या क्या बचेगा, तो 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, उसके बाद 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36 और 38, इतनी संख्याएं बच जाएगी। अब इस संख्याओं की काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। और कहां तक बोला है, 39 तक पूछा है कि यदि सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष बच जाएगी। अगर 3 से हम 39 तक विषम संख्याओं को हटाएं तो 4 बचेगा, क्या 6 बचेगा, 8 10 12 16 20 22 24 26 28 30 32 36 और 38। अच्छा 34 एक छूट गया है ना, 32 के बाद 34 भी तो आएगा। तो एक बच गया 34, एक बच गया 36 और एक बच गया 38, यानी टोटल देख लो कितने बच गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16। तो कहेंगे सर कितनी संख्याएं बचेंगी, तो मात्र 16 संख्याएं बचेगी। 18 कहां से होगा रे, 18 कहां से होगा, 16 होगा, ठीक है। तो कितनी संख्याएं बचेगी, 16। एक तो ऐसे निकाले। अब देखो इसका एक रूल है, ध्यान से समझोगे। कहां से कहां तक बोला है बाबू, 3 से लेके 39 तक बोला है। कहां से कहां, तो 3 से लेकर के 39 तक बोला है। और उसने कहा है कि सभी विषम संख्याओं को भी हटा दो। तो 3 भी विषम है और 39 भी विषम है, ठीक है। 3 भी विषम है और 39 भी विषम है। 14 नहीं लिखा है, 4 6 8 10 12 14 16। हाँ रे, हाँ हमारी काउंटिंग अच्छी नहीं है। 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 32 34 36 और ये 38। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। और देखो तो और भी कोई छूटा है क्या, 12 14 16 18 20, हाँ 22, यानी टोटल कितने हो गए, तो 18 हो गए, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये काम करना ही तो नहीं ना है, ये तो हुआ जब हम खुदरा खुदरी करेंगे तब, हम लोग को ये काम करना ही नहीं है। तो बोलोगे सर ये काम नहीं करना है तो कैसे काम करना है, तो बड़ा सिंपल सा बात है भैया। आप 39 संख्या तक में विषम संख्या को हटा रहे हो। 39 संख्या में कितने संख्या को हटा रहे हो, तो विषम संख्या को हटा रहे हो। तो जब विषम संख्या को हटा रहे हो तो 39 में से 1 माइनस कर दो, ठीक है, और बटा इसको सम संख्या से भाग दे दो। तो 39 में 1 गया तो कितने बच गए, तो 38 बच गए। अब देखो 38 को 2 से भाग दिया, तो 38 को 2 से भाग दिया तो कितने आए, 19 आए। इसमें 1 माइनस करो, बताऊंगा क्यों 1 माइनस करो। तो 1 माइनस करो तो कितने हो गए, तो 18 हो गए। अब देख लो यहां तो पता चला कि सर 39 में से हमने 1 माइनस किया, क्यों, क्योंकि उसने कहा था 39 तक के विषम संख्या को हटाओ। तो हमने जब 39 तक के विषम संख्या को हटाया, इसका मतलब 39 विषम संख्या, इसीलिए मैंने 1 माइनस किया, तो मैंने 38 तक लिया,
ठीक है। लेकिन सर आपने यहां फिर लास्ट में एक क्यों घटाया? तो देखो हमने ये जो 39 संख्या लिया है वो हमने 3 से शुरू नहीं किया है, हमने टोटल 39 में से एक घटाया है। लेकिन इसके पहले भी तो एक संख्या है जो 3, इसको भी तो हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक और माइनस कर लिया। तो टोटल संख्याएं हमें कितनी मिल गई? तो 18 मिल गई। कितनी मिल गई? तो 18 मिल गई। ठीक है। देखिए चंदन जी बोले जो क्वेश्चन इजी है उसमें कितना कमेंट आता है और जो क्वेश्चन टफ होता है वहां सभी गायब हो जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है बच्चा, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए बात यह है ना कि मैं क्वेश्चंस जो देता हूं कोशिश यही रहती है कि रोज 4 से 5 6 क्वेश्चन मैं आपको टफ करवाऊं, क्योंकि अगर बच्चा आदत हो गई ना इजी इजी क्वेश्चन बनाने की और एग्जामिनेशन में टफ क्वेश्चन आए ना तो वहीं हमारे हाथ दिमाग सारे रुक जाते हैं। लेकिन अगर रोज टफ क्वेश्चन बनाने की आदत है ना तो एग्जाम में आएगा तो फिर वो रुकेगा नहीं, वो माइंड उसको कवर कर लेगा, क्योंकि आपने कंटिन्यू टफ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रखा है। इसीलिए कुछ क्वेश्चंस मैं टफ डालता हूं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना क्वेश्चंस और टफ होते जाएंगे। देखिए शिवानी कहती है बोथ राइट, यानी एक और दो दोनों सही है। सुनील मौर्य जी ने कहा सर सी सही है, या तो एक या तो दो निकलता है। अब चलो मैं भी देख लेता हूं एक निकलता है या दो निकलता है। देखो क्या कहता है, मान लो मैं पी हूं और आप क्यू हो। मैं क्या हूं? पी हूं और आप क्या हो? क्यू हो। तो मैंने आपको सलाह दी, मैंने आपको सलाह दिया, क्या सलाह दिया? जयपुर होते हुए मुंबई आओ, यह सबसे छोटा रास्ता है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जयपुर होते हुए मुंबई आओ, यह सबसे छोटा रास्ता है, इसका मतलब है कि मैं मुंबई में हूं लेकिन आप मुंबई में नहीं है, आप नॉर्थ जोन में कहीं हैं और वहां से मैं आपको मुंबई बुलाना चाह रहा हूं। तो मैं कमेंट कर रहा हूं कि भैया क्या करो ना कि जयपुर होते हुए मुंबई आ जाओ, यही सबसे छोटा रास्ता है। यानी मैं आपको छोटा रास्ता दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब मैं आपको छोटा रास्ता दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे बगल में कोई भाई जी बैठे हुए थे, वो सुने कि सर अपने छात्र छात्राओं को बता रहे हैं कि हमसे मिलने आने का मन है, तो मुंबई में हम हैं, जयपुर होते हुए आओ, आसानी से आओगे। तो वो क्या सोचेगा? पी सभी को सलाह देता है, यानी कि वो सोचेगा कि मैं सभी को ऐसे ही सलाह देता रहता हूं। तो ये तो मेरे बारे में निगेटिव विचारधारा हो गया ना कि बिना मतलब के मैं सबको सलाह देता रहता हूं। तो बाबू शिवानी ये पहला तो गलत हो गया ना। ठीक है, दूसरा क्यों मुंबई जाना चाहता है? वो जरूर मेरा बगल वाला बैठा बंदा ये सोचेगा कि सर जिसको बतला रहे हैं कि जयपुर से होते हुए आना जी शॉर्ट रास्ता है, यानी लगता है वो व्यक्ति मुंबई आने की कोशिश कर रहा है। तो 2 नंबर सही है, तो 1 नंबर गलत है और 2 नंबर सही है। और ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो हमेशा याद रखोगे कभी भी अजम्पशन बनाते समय, तो अजम्पशन का 4 रूप, अजम्पशन का क्या? 4 रूप। पूर्व धारणा, अवधारणा, अनुमान, मान्यता। पूर्व धारणा, अवधारणा, अनुमान और मान्यता। अब भैया ये चारों है क्या पहले ये समझ लो, फिर उसके बाद आप इसमें पूरी जिंदगी कभी गलती नहीं करोगे। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना कि जो सर यहाँ लिखता है धारणा, कभी लिख देता है अवधारणा, कभी लिख देता है अनुमान, कभी लिख देता है मान्यता, कभी लिख देता है पूर्व धारणा, ऐसा वो क्यों करता है? तो देखिए स्टेटमेंट देने वाला स्टेटमेंट देने के पहले जो सोचा वो पूर्व धारणा हुआ। स्टेटमेंट सुनने वाला या स्टेटमेंट पढ़ने वाला जो अज्यूम करेगा वो अवधारणा हुआ। स्टेटमेंट देने वाला स्टेटमेंट देने के बाद जो अज्यूम करेगा वो अनुमान हुआ। और स्टेटमेंट देने के बाद अगर कुछ होना तय है तो वो मान्यता हुआ। यानी ये हम कह सकते हैं अजम्पशन ऑफ पास्ट, ये अजम्पशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये अजम्पशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये अजम्पशन ऑफ डेफिनिट, यानी तय है। ये 4 प्रकार के अजम्पशन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां धारणा पूछा, धारणा का मतलब अवधारणा ही होता है। तो धारणा कभी भी उस व्यक्ति का नहीं होगा जो स्टेटमेंट दे रहा है, धारणा कभी उस व्यक्ति का होगा ही नहीं जिसके बारे में स्टेटमेंट दिया जा रहा है। धारणा हमेशा उस व्यक्ति के बारे में होगा जो उस स्टेटमेंट को सुन रहा है। यानी कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको कि भैया अगर जयपुर से आओगे तो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता मिलेगा मुंबई आने का। तो ये धारणा लेगा ना, ये धारणा जो मेरी और आपकी बात को सुन रहा है उस व्यक्ति की धारणा है कि वो क्या सोच रहा है, वो धारणा है। ठीक है,
तो भैया कौन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा नेक्स्ट वन देखोगे, नेक्स्ट वन क्या कहता है, देखो कहता है यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं, एक विज्ञापन जो कंपनी XYZ द्वारा दिया गया। अब सोचो कि मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ, ठीक है, मैं एक कंपनी चलाता हूं जिसका नाम क्या है? XYZ कंपनी नाम है। और मैंने मार्केट में एडवर्टाइजमेंट क्या दिया कि यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हो तो आप आइए हमारे पास, मैं आपको वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहता हूं। इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि भैया कंप्यूटर इंजीनियर जो होगा ना, अगर उससे हम सलाह लेंगे तो वो हमको अच्छा सलाह देगा। यानी कहीं ना कहीं ये मंशा दिखाता है कि कंप्यूटर इंजीनियर की मानसिकता जो है, वो बुद्धि जो है, सलाह देने के मामले में अदर लोगों से, जनरल लोगों से अच्छी होगी। अब फिर से ये पूर्व धारणा नहीं पूछा, अनुमान नहीं पूछा, मान्यता नहीं पूछा, ये धारणा पूछा, ठीक है। तो जब मैंने ये एडवर्टाइजमेंट दिया तो उस एडवर्टाइजमेंट को किसी ना किसी ने तो देखा, किसी ना किसी ने तो सुना, तो जो सुना या जो देखा वो क्या अनुमान लगाएगा, वो हमको पता करना है। तो ध्यान से देखिए, कहता है कंपनी XYZ को कंप्यूटर इंजीनियर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। ये बगल वाला बंदा नहीं सोचेगा कि कंप्यूटर इंजीनियर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि बगल वाला बंदा ये इसलिए नहीं सोचेगा क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट में यही कह दिए हैं कि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लेंगे। इसका मतलब ये निष्कर्ष हो गया, ये क्या बन गया? कंक्लूजन बन गया। और कंक्लूजन को कभी भी अजम्पशन में शामिल नहीं करते। हाँ, अगर ये वहां निष्कर्ष लिख देता तो पहला सही हो जाता, क्योंकि ये कंक्लूजन बन गया, क्योंकि कंपनी XYZ को कंप्यूटर इंजीनियर से बेहतर उम्मीद की आशा है, इसीलिए उसने कंप्यूटर इंजीनियर को वरिष्ठ सलाहकार बनाने की बात कही है। तो ये अजम्पशन नहीं हो गया, ये कंक्लूजन हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, कंपनी XYZ को एक वरिष्ठ सलाहकार की आवश्यकता है। हम बिल्कुल ये अज्यूम करेंगे कि अच्छा लगता है ना कि कंपनी XYZ को एक अच्छा सलाहकार की जरूरत है, इसके लिए वो कंप्यूटर वाले पे विश्वास कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो ऐसा ऑप्शन किस में जाएगा? तो केवल सी में जाएगा। सर एक क्वेश्चन है मैथ पढ़े और देखे तो जमाना हो गया रे। हमको लगता है ना कि पिछले 13-14 साल से मैथ का क्वेश्चन हम देखे भी नहीं होंगे, ठीक है। जब से रीजनिंग पढ़ा रहे हैं ना, तब से मैथ का क्वेश्चन देखे भी नहीं होंगे, और अप्रॉक्स मुझे 13-14 साल हो गए होंगे मैथ देखे हुए। तो मैथ हमसे ना ही पूछो तो, हाँ रीजनिंग है तो पूछ लो, उसमें जहां से जैसे जो पूछना है आप पूछ लो। देखो क्या कहता है, पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए। तो पिछले वर्ष क्या हुआ ना कि पुणे विश्वविद्यालय की यह घटना है, छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो, इसके लिए बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्स जो है ना वो आरंभ किए गए। अब जब हमने ये बात सुनी कि पिछले वर्ष से पुणे यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है कि अब मैनेजमेंट का कोर्स भी करवा रहा है जिससे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, तो हम क्या अनुमान लगाएंगे? ठीक है, पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य मुहैया करवाती है। बिल्कुल हम सोचेंगे कि अच्छा लगता है ना कि पुणे यूनिवर्सिटी सोच रहा है कि अगर हम लोग मैनेजमेंट का कोर्स करवाएंगे ना तो हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे का भविष्य ज़्यादा उज्जवल होगा, इसीलिए ऐसा कर रहा है। तो ऐसा हम सोच सकते हैं, पॉजिटिव थिंकर है और पॉजिटिव थिंकर हमेशा अप्लाई होता है। दूसरा, पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर सचेत है। अच्छा बताओ, हम ये भी सोचेंगे ना कि अच्छा स्टूडेंट के लिए वो काफ़ी सचेत है, क्योंकि अगर स्टूडेंट के लिए वो सचेत नहीं होता तो अपने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई प्रकार का वो मैनेजमेंट कोर्स नहीं चलवाता। तो अपने छात्रों के लिए वो कई प्रकार का मैनेजमेंट कोर्स चलवा रहा है, यानी वो चाहता है कि मेरे कॉलेज से अगर कोई छात्र निकले पढ़ करके तो वो मार्केट में बस टहले नहीं, कहीं ना कहीं जॉब में सेटल हो जाए। तो 2 नंबर भी हम ये अज्यूम कर सकते हैं, यानी एक भी अनुसरण करता है और 2 भी अनुसरण करता है। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। तो आज बाबू हम लोगों ने क्या किया था कि 28 क्वेश्चन ही रखा था, ठीक है, और हमारे 28 के 28 क्वेश्चन जो है आज के आज अभी पूरे हो गए। गुड नाइट बच्चे, स्वीट ड्रीम।